नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अब आवाज परफेक्ट आ रही होगी, है ना? चलिए, सही कर दिया है। शुरुआत के नमस्कार आप लोगों को मिले नहीं, लेकिन अब मिल जाएंगे। तो अपनी एकलव्य जो बैच चल रहा है, एकलव्य बैच की जो क्लासेस चल रही है, उसको आगे बढ़ाते हैं और आज आप लोगों के भौतिक विभाजन पूरा कर लेते हैं। कल नया टॉपिक पढ़ेंगे। भौतिक विभाजन पूरा होने के साथ ही आपका भूगोल का बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक है ये और बड़े प्रश्न बनते हैं यहां से। ठीक है। और आप लोगों के लिए ऐतिहासिक सेशन जो इतिहास का लिया था, उसमें 2 लाख बच्चे देख चुके हैं। 2 लाख बच्चों का प्रेम मिल चुका है मात्र 48 घंटे में। तो और भी जो बच्चे हैं वो सभी उस सेशन को जरूर देखें, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। उसमें से देखो, लाइब्रेरियन एग्जाम के अंदर तुरंत ही प्रूफ मिल गए, 4-5 प्रश्न डायरेक्ट ही मिल गए। मैंने कहा ना, रिपीट होंगे ये प्रश्न, इसीलिए मैं लेकर आया हूं उसे। ऐसा ही सेशन आप थोड़ा सा और उस पर प्रेम दीजिए, फिर ऐसा ही सेशन एक और प्लान करते हैं। वो राजस्थान भूगोल से संबंधित करते हैं इस बार, और उसके बाद कला संस्कृति का करते हैं। ठीक है। 5-5 घंटे के 3 सेशन में तो आपके लगभग पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे। और जब ये 3 सेशन हो जाएंगे, फिर वापस रिपीट 3 सेशन इन्हीं चीज के और लगाएंगे, ताकि कुछ भी पीछे नहीं छूटे। क्योंकि अभी तो प्रश्न बहुत सारे हैं पीवाईक्यूज, है ना? कल टाब्रो लाइब्रेरियन का पेपर आप लोगों ने देखा, काफी प्रेशर रिलीज हुआ होगा। टाब्रो समस्या गणी है। पेपर मतलब पेपर में सवाल खुद ने आ रहा है तो गुरुजी ये तो सवाल सरल बहुत है। यदि नहीं आ रहा गुरुजी ऐसा पेपर आता है कि इतना भारी, तो करे क्या? मैंने आप लोगों को इतनी बार चीजें बताई है कि जिस लेवल का एग्जाम होगा उस लेवल के प्रश्न आएंगे। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता है तो उसके लेवल के आएंगे, उनको राजपत्रित अधिकारी चाहिए तो उस लेवल के प्रश्न देंगे। लाइब्रेरियन एग्जाम ग्रेड 3 था तो उस लेवल के आएंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में इससे भी नॉर्मल प्रश्न देखने को मिलेंगे। आई तो मैं माथो फोड़ तो इतनी टाइम पर थे यू मानो को नहीं थे, मतलब आवाज आवे नहीं, मतलब बी टाइम जब पेपर आवे नहीं बी टाइम ही थाने वो होनी जाए कि हाँ आ बात है सर। मैंने पशु परिचर वाले विद्यार्थियों को भी इतना कहा था, लेकिन नहीं। ठीक है, चलिए करें शुरू। चलो भाई, करते हैं शुरुआत। ठीक है, देखो आज अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं। बढ़िया ध्यान केंद्रित करना, चीजें एकदम याद हो जाएगी। आज अपन पढ़ लेंगे मैदानी भाग और पठारी भाग। अब पठारी भाग के अंदर मुख्य मुख्य पठार अपन को पढ़ने, और मैदानी भाग यानी कि अपवा तंत्र है पूरा, तो अपवा वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी अपन मैदानी भाग पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहां पे भी अपन मैदानी भाग बहुत अच्छी तरीके से फिर भी समझ लेंगे। ठीक है, 1500 बच्चे जुड़ गए हैं एक बार सारे, क्योंकि 2 दिन छुट्टी थी क्लास के बीच में, तो इसलिए सभी विद्यार्थियों को सूचित कर दो आज की क्लास शुरू हो गई है। ठीक है। हाँ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्रेड 3, चतुर्थ श्रेणी सभी के अंदर ये काम की है। और वो लैब असिस्टेंट में तो मुझे लगता है ज्योग्राफी ही है पूरी, तो उसके भी काम की है। ठीक है। देखो सबसे पहले देखो क्या चीज पढ़ रहे हैं अपन, कुछ बेसिक चीजें समझ लो। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का पूर्वी मैदान। इसको पूर्वी मैदान ही कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ना, अरावली के पूर्व में है। अब पूर्वी मैदान कहते हैं तो कुछ बेसिक चीजें इसकी पहले ध्यान में रखो। ये कि ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से पूर्व में है, पूर्व में स्थित। ठीक है, पहली बात तो ये। फिर आप कह सकते हो ये अरावली, और बताओ किस किस के मध्य है ये। दिमाग के घोड़े दौड़ने चाहिए या एक्टिव, बिल्कुल। और ये मतलब सवाल जवाब खुद की निजी समस्याओं के यहां नहीं करने, यहां सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड है। हाँ गुरुजी से 2 कदम आगे चलो। ठीक है, यहां पे अरावली और अपने विंध्यन मैदान और पठारी भूभाग के मध्य स्थित है। समझ गए बात? ठीक है। और क्या ध्यान रखोगे? यहां टैथिस सागर के अवशेष मिले। किसके मिले? टैथिस सागर के अवशेष है। ठीक है। और क्या ध्यान रखोगे?
यह गंगा यमुना मैदान का भाग है। ये चीजें सीधी कूट बना के पूछी जाती है, तो अपने प्रश्न सही होना चाहिए। यह गंगा यमुना मैदान का हिस्सा है। और क्या ध्यान रखोगे, यह राजस्थान का सबसे आबाद और समृद्ध क्षेत्र है। क्या कैसे है? क्योंकि क्या है, मैदान है, नदियां, सभ्यताएं नदियों के किनारे क्यों विकसित हुई? क्योंकि सारी चीजें वहां पे मिल जाती है। पानी है तो फसलें पैदा कर लेंगे, फसलें पैदा होगी तो खुशहाली होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व में है, अरावली के अपने पूर्व में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि पश्चिम में तो क्या है, अपने मरुस्थल है। ठीक है ना, तो ये कुछ की पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा फिर देखो और चीजें अब मैं आप लोगों को बताता हूं बढ़िया तरीके से। इसका विभाजन करते हैं अब अपन। अब क्या करते हैं, इसका विभाजन करते हैं। देखो इसका विभाजन एक बार सीख लो। ठीक ठाक ब्रो, आनंद लो क्लास का, बिल्कुल क्लास में याद करके जानी चीजें। ठीक है, बाद में परेशान नहीं होना है। एक इसको ऐसा करते हैं, वैसे तो 4 भागों में है, लेकिन मैं आपको 3 में समेट कर बता देता हूं। आप उसको चाहे 4 में अलग अलग कर लेना फिर बाद में भली, आपकी सहूलियत के हिसाब से। वैसे अपन पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, 4 भागों में पढ़ेंगे, लेकिन मैं क्या है, अपने बोर्ड के हिसाब से 3 भागों में आप लोगों को समेट कर बता देता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे इसको मैंने विभाजित कर दिया। पहले यहां पे मैं लिख देता हूं मैदानी भूभाग। ये मैं पहली बार बता रहा हूं किसी भी क्लास के अंदर, मैं ये पहली बार बता रहा हूं, तो आप लोग भी बना सकते हो इसको। साथ साथ में पेपर और पेन रखा करो पास में, चाहे रफ कॉपी में रफ ही बनाओ, चाहे राइटिंग की परवाह मत करो, लेकिन अपने को साथ साथ में बना देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है माही का मैदान। ठीक है, माही का मैदान नंबर 1 बना दिया। दूसरी अपने ध्यान रखना है, इसको मैंने शामिल कर दिया, ये आप अलग अलग भी कर सकते हो, बनास बाणगंगा का मैदान। इसको मैंने शामिल कर दिया, आप अलग अलग कर सकते हो सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, और इसको दे दिया अपन ने चंबल बेसिन। अब देखो बेसिन कहो या मैदान कहो, ये एक ही बात है, इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या गुरुजी, वो तो मतलब थे बेसिन बता दियो और वो मैदान बता दियो, बेसिन का मतलब ही मैदान है, इसमें आप लोग चिंतित नहीं हुए। ठीक है, अब इसको वापस अपन 4 भागों में बांटते हैं, इसको वापस 4 भागों में, इसको कह देते हैं व्याघ्र घाट। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 अपन यहां पे इसको बांट लेते हैं 56 का मैदान, 56 का मैदान। नंबर 3 कह देते हैं अपन कांठल, और नंबर 4 मैं लिख रहा हूं यहां पे भाटी मैदान। वन लाइनर में भी नहीं दियोड़ो है भाटी मैदान, इन्हें नोट कर लीजो थे वन लाइनर के माए। ठीक है, और कल आप लोगों को मैं एक वीडियो बनाकर देने वाला हूं कि कोई भी पुस्तक आप पढ़ रहे हो उसी के अंदर नोट्स कैसे बनाना है, कि यदि अपने पास स्पेस ही नहीं है, हम चाहते तो बहुत है कि उसके अंदर हम लिखें सर, लेकिन ये कैसे लिखना संभव हो पाएगा कि बिल्कुल हमारे एक ही पुस्तक लास्ट में रामबाण साबित हो और हम उसका रिवीजन करें। तो मैं लगभग 11-12 बजे के करीब आप लोगों को ये एक शॉर्ट्स वीडियो बना के दूंगा, उसे देख लेना। नोट्स बनाना आप लोगों को आ जाएगा, वह करिश्माई तरीका आ जाएगा, क्योंकि मैं भी जैसे मेरी पुस्तकें अपडेट करता हूं, तो मेरा तो रात दिन का काम है, तो मैं इसी तरीके से करता हूं। तो वो चीज आप लोगों को बताते कम है लोग, मैं बता दूंगा कि ये है भैया तरीका, तो उसको कल देख लेना। ठीक है, चलिए, तो यहां पे ये 4 मैंने यहां पे आप लोगों के लिख दिए, व्याघ्र घाट, 56 का मैदान, कांठल और भाटी मैदान। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब इसको भी अपन बांट लेते हैं 4 भागों में। ठीक है, इसको एक कह देते अपन मेवाड़ का मैदान, और एक आ जाएगा आप लोगों के पीडमांट
ठीक है। एक आ जाएगा आप लोगों के खेराड़ वाला क्षेत्र आ जाएगा, और एक आ जाएगा मालपुरा करौली। और यहां पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, यहां पे सिर्फ एक ही आप रखो, बीहड़ क्षेत्र। क्या ध्यान रखो, बीहड़ क्षेत्र। सब कुछ इसके अंदर ही आएगा, सब कुछ इसके अंदर ही आएगा, ठीक है। अब देखो टावर, इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों के मैदानी भाग पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि हाँ। अब देखो इसी को वागड़ के नाम से भी जाना गया, इसी को वागड़ के नाम से भी जाना गया। अब इसमें क्या ध्यान रखोगे, यहां बघेरों की संख्या अधिक है, अधिक होने के कारण नाम व्याघ्र घाट। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड इन वन लाइनर। इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, लेकिन फिर भी समझ गए होंगे कि इसको भी वन लाइनर में नोट कर लेना है। देखो, एक बढ़िया शिक्षक वही है जो निरंतर खुद भी अपडेट रहे और छात्रों को भी अपडेट रखे। यदि एक शिक्षक के अंदर ये चीज आ गई कि भैया मैं तो समय सर्वा हो गया, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं डेली पढ़ता हूं, मैं खुद भी और नई चीजें खोजता हूं, क्या एग्जामिनर भी खोजता है, तो ये वाली नई चीज है, इसको लिख लेना, ठीक है। यहां बघेरों की संख्या अधिक होने के कारण इसे व्याघ्र घाट कहा जाता। अब इसमें क्या है, ये 56 गांवों का समूह होने के कारण, 56 गांवों का समूह होने के कारण। इसके अलावा यहां पे क्या ध्यान रखो कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ भी लिख सकते हो, लेकिन बांसवाड़ा के आसपास लिख लेना, आसपास। अब देखो, माही सबसे ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि माही नदी आप लोगों को अलग अलग बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। माही नदी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहां पे आप इसके लिए लिख सकते हो, इसे पुष्प क्षेत्र भी कहते हैं, इसे पुष्प क्षेत्र, लाट प्रदेश, पाताल प्रदेश, ये सारे इसके नाम है, ठीक है ना। ये भी इसको आप लिख सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां पे क्या ध्यान रखोगे, चावल, गेहूं, इनकी जो है फसल अच्छी पैदा होती है 56 के मैदान के अंदर, ठीक है। चावल, गेहूं, मक्का, इसमें भी गेहूं स्पेशल अपन देखेंगे ना, वो फिर आप लोगों के भाटी मैदान में चला जाएगा। अब कांठल क्या है, कांठल कहा जाता है माही का किनारा। क्या होता है, माही का किनारा होता है। और इसमें स्पेशल पहले प्रतापगढ़ लिखना, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, इसको कहा जाता है कांठल, ठीक है। कांठल का ताजमहल भी कहा जाता है काका जी की दरगाह को, ठीक है। काका जी की दरगाह को कांठल का ताजमहल भी कहते हैं, ये आप लोगों को मैंने बता रखा है। अब ये जो नई चीज आई है आप लोगों के, इसमें स्पेशली एक ही चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि यहां पे है ना, गेहूं की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, इसे गेहूं की अधिक पैदावार। और दूसरी चीज यदि ध्यान रख लो तो ये ध्यान रख लेना, सोम, माही और जाखम के मध्य का क्षेत्र है, यानी कि बेणेश्वर वाली चीज आप लोगों के, बेणेश्वर धाम वाली इस भाटी मैदान के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बेटा चारों मैंने देखो अलग अलग कलर यूज करके आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इसे याद कर सको, ठीक है। चलो, अब आते हैं अपन मेवाड़ के मैदान पे। अब इसको देखा जाए तो इसे जो है दक्षिणी मैदान के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, दक्षिणी मैदान के नाम से भी जानते हैं, या मालपुरा करौली का जो मैदान है उससे दक्षिण में ये स्थित है, मालपुरा करौली के मैदान से दक्षिण में स्थित है। इसको याद रखोगे आप आरसीबी से, ये अपनी शॉर्ट ट्रिक है आरसीबी। आरसीबी का मतलब क्या है, राजसमंद, ठीक है।
आरसीबी का क्या मतलब है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा ये इसके अंतर्गत आएंगे। आरसीबी में क्या आएंगे? राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। पीडमांट स्पेशल पूछेंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है राजसमंद के अंदर है। कहां है? राजसमंद। अब ये जो है पीडमांट, ये बनास नदी क्षेत्र में, बनास नदी क्षेत्र में ऊंचा टीलेनुमा भाग होता है। कैसा होता है? टीलेनुमा भाग इसके अंदर आता है। अब खैराड़ के अंदर क्या आएगा? खैराड़ में आएगा आप लोगों के जहाजपुर से लेकर, जहाजपुर से मालपुरा तक का क्षेत्र। ठीक है, और मालपुरा करौली के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है एटीएस। क्या ध्यान रखना है? एटीएस। एटीएस क्या है? कि आरसीबी ने तो मतलब पैसे बहुत कमाए, ट्रॉफी जीत गई आईपीएल की अपकिल, तो एटीएस ने छापा मारा। ठीक है, क्या ध्यान रखो? आरसीबी ने पैसे बहुत कमाए तो एटीएस ने छापा मारा। तो एटीएस का मतलब होता है अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये इसके अंदर आएगा। और इसे जो है उत्तरी मैदान के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? उत्तरी मैदान भी इसे कहा जाता है। मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा कहां है? टोंक के अंदर ही है। आप लोगों को ध्यान रखना है ये, तो ये आप लोगों को अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन बीहड़ क्षेत्र पे। बीहड़ क्या होते हैं? बीहड़ चंबल नदी के यही होंगे। ठीक है, चंबल नदी बेसिन में उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है। इसे क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। पहली चीज, इसे बैडलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। अब क्योंकि ये उबड़ खाबड़ होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? यहां पे गुफाएं बन जाती है, एक तरीके से कंदराएं बन जाती है। तो यहां पे ध्यान रखोगे कि गुफाएं और कंदराएं ज्यादा, गुफाएं कंदराएं अधिक, और गुफाएं कंदराएं ज्यादा है तो चंबल के बीहड़ के डाकू। एक बार मैं पढ़ा रहा था तो गुरुजी, एक छोरे ने कहा, गुरुजी डाकू मत कहा करो, वो हमारे यहाँ के बागी थे, उन्हें बागी कहा करो, वो सामान्य शब्द है यहाँ के लिए। तो आप चाहे बागी लिख दो, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर डाकू के नाम से पूछेगा। एग्जामिनर किस नाम से पूछेगा? वो डाकू के नाम से। और एग्जामिनर आजकल पूछते हैं दस्यु के नाम से, तो ये दस्यु प्रदेश कहलाता है। ये क्या कहलाता है? दस्यु प्रदेश। इसके अलावा यहाँ पे क्या है? डांग क्षेत्र। यहाँ पे क्या प्रसिद्ध है? डांग क्षेत्र। तो ये सारी चीजें बेटा यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से इस विभाजन को आपको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में उतार देना है। ठीक है, मैं इसको अलग अलग कर देता हूं ताकि सेपरेशन मिले आप लोगों को। ठीक है, रेडी? ले भाई, अब ले लो थे स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो पीडीएफ कई बार सेव नहीं हुआ थे, देख चुके हो, तो पीडीएफ सेव नहीं होती है तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। अब बढ़ते हैं अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आगे। ठीक है टाबरो, इतनी की बात समझ में आई? ये समझ में आ गया? मैदानी प्रदेश पूरा का पूरा छप जाएगा दिमाग के अंदर। ठीक है, चले आगे। चलो देखो बेटा, अब आते हैं अपन अपने नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। अब देखो मैदानी भाग की प्रमुख विशेषताएं क्या है? देख लो, मैदानी भाग है कौन सा? ये तो अरावली है ना? ये अरावली है, और ये जो है आप लोगों का ये क्षेत्र, ये आप लोगों के मैदानी भूभाग है। ठीक है, अब इसमें ये यहाँ पे थोड़ा ये वाला क्षेत्र भी आएगा, इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि मेवाड़ का मैदान अपन ने पढ़ा है, तो वो आएगा कि नहीं आएगा? मालपुरा करौली वाला तो आएगा। अब देखो क्षेत्रफल क्या है, यानी कि क्षेत्रफल प्रतिशत, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल जो है ये अपने राजस्थान के कुल भूभाग का 23% क्षेत्रफल रखता है, और 39% यहां जनसंख्या निवास करती है टोटल की। यदि आप लोगों को पूछे कि वर्षा की मात्रा कितनी होती है, वर्षा एवरेज में निकाली जाती है क्षेत्र को देख के, तो वर्षा की मात्रा यहां होती है 50 से 80 सेंटीमीटर, 50 से 80 सेंटीमीटर। और ढलान, तो ढलान जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढलान है। ठीक है टाबरो,
मिट्टी कैसी है? क्योंकि नदियां जो है जलोढ़ मिट्टी बहा कर लाती है। कैसी मिट्टी लाती है नदियां? जलोढ़ मिट्टी लाती है। तो यहां लिख सकते हो आपकी मिट्टी कैसी है? जलोढ़। और इसी को बोला जाता है अल्फी सॉल्स। क्या बोलते हैं? अल्फी सॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फी सॉल्स। जलवायु कैसी है? तो जलवायु यहां पे है आर्द्र जलवायु, तभी तो अनुकूल है कृषि के लिए। और प्रमुख फसलें, अब जब जलवायु ही आर्द्र है तो प्रमुख फसलों में आप लिख लो गेहूं, बाजरा, चावल भी होते हैं, ठीक है, सरसों, तिलहन पूरा ही लिख दो आप, तिलहन, जौ, ज्वार आदि आदि। ओके, तो ये अपने को ध्यान रखना है, बेसिक चीजें हैं। ये क्या है? बेसिक चीजें हैं आप लोगों के, ठीक है। चना भी लिख देना, गेहूं, जहां गेहूं है तो फिर चना भी होगा, गेहूं और चना साथ साथ ही होता है, रबी की फसलें, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो माही नदी के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो अभी अपन ने जो जो पढ़े कि एक तो क्या कहते हैं? व्याघ्र घाट कहते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वागड़ भी पड़ गया, ठीक है। इसी के अलावा और क्या कहते हैं? पुष्प प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प प्रदेश। और क्या कहते हैं? पाताल प्रदेश कह देते हैं, पाताल प्रदेश कहते हैं। और इसे लाट क्षेत्र कह देते हैं, लाट क्षेत्र आदि। और क्या कहते हैं? कांठल भी लिख सकते हो आप, कांठल भी कहते हैं। तो इसके आसपास के क्षेत्रों को कांठल। खादर क्या है? इसमें लिख सकते हो आप जहां नदियां प्रति वर्ष बहे, प्रति वर्ष बहे और नवीन जलोढ़ मिट्टी, इससे प्रश्न पूछते हैं नवीन नाम से, नवीन जलोढ़ का विस्तार करें। अब देखो लैंग्वेज चेंज हो सकती है, मेन पॉइंट पकड़ के रखने हैं अपन को, मेन पॉइंट, मुख्य पॉइंट पकड़ के रखने हैं, जिसमें इसमें मुख्य पॉइंट है नवीन जलोढ़, ठीक है। बांगर क्या है? जहां नदियां 3-4 वर्ष में एक बार आए, या तो एक बार या फिर कभी आई हो, और जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो पुरानी जलोढ़ में बदल जाती है, तो वो होता है बांगर। यानी कि यहां पे आप लोगों को कीवर्ड ध्यान रखना है पुरानी जलोढ़। क्या ध्यान रखोगे? पुरानी जलोढ़। ये नवीन जलोढ़, ये पुरानी जलोढ़। अब ये दो चीजें जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, इसलिए ध्यान रखना। इसमें तो क्या ध्यान रखना है? नवीन जलोढ़ स्पेशली। और इसमें क्या ध्यान रखोगे? पुरानी जलोढ़। ये दो मेन चीजें हैं, ठीक है। अब देखो क्या है बेटा? बीड़। बीड़ है शेखावाटी में पाए जाने वाले, शेखावाटी में घास के मैदान, ठीक है। एक और चीज बताऊं, यहां पे लिखा हुआ नहीं है, उसको कह देते हैं रोही। कि रोही क्या? बताओ किसको याद है रोही? मैं तो अभी बता ही दूंगा, आप लोग बताओ, क्योंकि आप लोग में से कई लोग ऐसे हैं जो पुराने सचिन तेंदुलकर हैं, बहुत सारी सेंचुरी मार चुके हैं, नर्वस 90s के शिकार हुए हैं, तो आप लोगों को पता है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। बताओ, मैं तो बता ही दूंगा। तोरावाटी बताओ, तोरावाटी है कांतली नदी का बेसिन क्षेत्र, बेसिन क्षेत्र। शाबाश। अरावली की पट्टियां तो है, लेकिन कौन सी? पूर्वी या पश्चिमी? तो पश्चिमी अरावली की उतरती हुई पट्टियां। रोही क्या है? उतरती हुई हरी पट्टियां। अब बिहड़ या उत्खात भूमि, तो इसमें आप चंबल नदी का जिक्र अवश्य करें। चंबल नदी से निर्मित क्या कहेंगे? उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ क्षेत्र। यहाँ टावरों ध्यान रखना पड़ी अपन।
चंबल नदी से निर्मित है, इसीलिए तो कहा जाता चंबल के डाकू। यहां तो नहीं क्या लूणी के डाकू, कभी हुणी हो गए क्या लूणी के डाकू नहीं कहेंगे, बनास के डाकू कौन कहे, गंगा के डाकू नहीं, चंबल के डाकू, क्योंकि चंबल में बीहड़ क्षेत्र है, पुलिस पड़ती है पीछे और डाकू क्या, डाकुओं के पास घोड़े होते थे, इधर से घुस जाता है, पुलिस आखिर में गाड़ी कहां तक भागेगी है, घोड़ों के आगे गाड़ी कुछ भी नहीं। तो इसलिए चंबल के डाकू जो है बागी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। चंबल के डाकू के कारण ही इसे दस्यु प्रदेश के नाम से एक बार आया था, आरएस मेंस में सवाल आया था, दस्यु क्षेत्र क्या है, तो उसमें पूरा समझाना था। चले आगे, चल अब आते हैं अपन पठारी भूभाग पे। किस पे आते हैं, पठारी भूभाग पे। अब देखो पठारी भूभाग जो है अपने यहां, इसको अपन कह सकते हैं दक्कन या मालवा के पठार का हिस्सा, क्योंकि मालवा के पठार का हिस्सा है और मालवा दक्कन के पठार का हिस्सा है, इसलिए अपन को ध्यान रखना है दक्कन के पठार का या मालवा के पठार का हिस्सा है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखोगे, ज्वालामुखी क्रिया से इनका निर्माण होता है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्माण। अब क्योंकि ये माल क्षेत्र होता है, माल का मतलब ही पठार होता है, और माल जो शब्द बना है वो लावे से बना है, ठीक है, लावे से, लावा मैग्मा इनसे बनता है माल। तो एक छोरो होता ने लिख दिया दक्कन का पठार, दक्कन नहीं वो दक्कन है, डी के आगे एच नहीं लगाना है, दक्कन का पठार है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ज्वालामुखी क्रिया से इसका निर्माण होता है। इसके अलावा जो एक टेक्निकल शब्द पूछा जाएगा वो आप ध्यान रखना, यहाँ आर्कियन विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, क्या ध्यान रखोगे, आर्कियन विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है। और ध्यान रखना कि अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला संक्रांति प्रदेश है, ये क्या है, संक्रांति प्रदेश, यानी कि किसी दो चीजों के बीच में कोई क्षेत्र आ रहा है तो उसे संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। जैसे आप लोगों को यह भी पूछ सकते हैं कि पश्चिमी मरुस्थल और अरावली के मध्य का संक्रांति प्रदेश कौन सा है, तो फिर आएगा आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इस तरीके से ध्यान रखना, और इसमें तो ये स्पेशली पूछते हैं, ये अरावली और विंध्यन वाला स्पेशल पूछते हैं, विंध्याचल और अरावली के मध्य संक्रांति प्रदेश है, और यहाँ पे ग्रेट बाउंड्री फोल्ट बूंदी सवाई माधोपुर, यहाँ पे ग्रेट बाउंड्री फोल्ट भी पाया जाता है, महांत सीमांत भ्रंश जिसे बोला जाता है, वो भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या क्या और क्या ध्यान रखोगे, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट जीबीएफ, यानी कि महान सीमांत भ्रंश, और ये मतलब संक्रांति प्रदेश में ही पाया जाता है, संक्रांति प्रदेश से ही इसका निर्माण होता है, दो पर्वतमालाओं का मिलन क्षेत्र है, वहां से इसका निर्माण होता है। कल इंडिया ज्योग्राफी वाला एक सवाल भी आया था लाइब्रेरियन में कि अपने मिलन क्षेत्र पूछा था, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियां कहाँ मिलती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती है। जो आप लोगों को सेकंड ग्रेड की वन लाइनर दी है ना, उसमें विश्व भारत वाली अलग वॉल्यूम दिया, उसमें सीधी लाइन लिखी हुई है, बहुत काम की चीज है वो, और जो नहीं पढ़ रहे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक रहे हैं, ये मैं आप लोगों को कह सकता हूं। अधिकांश वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये अंतिम 2 महीने में ही वो सबसे ज्यादा असर करेगी, तो पढ़ लेना, ठीक है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, यहां पे देखो अब क्या ध्यान रखना है कि पठारी भाग का विभाजन 3 भागों में कर दिया। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां मुकुंद सिंह जी के नाम से पड़ा था, ठीक है, मुकुंदरा दर्रा जो हिल्स पढ़ते हो आप वो भी यही है। तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां स्पेशली कहां पे आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये आती है कोटा झालावाड़ के अंदर, ये कहां है, कोटा झालावाड़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। गंगधार की पहाड़ियां, अब ये झालावाड़ में तो है, ये झालावाड़ में तो है, लेकिन ध्यान रखना झालावाड़ के, क्या ध्यान रखोगे, झालावाड़ के उत्तरी पश्चिमी मुख्य ध्यान रखना, उत्तरी पश्चिमी भूभाग
वाला क्षेत्र। अब इसको भी मैं याद करवाता हूं, रुको। और शाहबाद उच्च क्षेत्र जो आएगा वो आप लोगों के 12 ध्यान रखना है। शाहबाद कहां है? 12 के अंदर है। और शाहबाद में 12 का जो है वो पूर्वी क्षेत्र, 12 का पूर्वी भाग। अब इसमें क्या ध्यान रखना है? देखो यहां पे दिया है आप लोगों के उच्च प्रदेश, तो ऊ की मात्रा से आप लोगों को ध्यान रखना है पूर्वी। और यहाँ पे गंगधार है, ऊ की मात्रा वाला कुछ भी क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पे पश्चिमी के अंदर भी कोई नहीं लगता है। तो इसमें पश्चिमी मुख्य है, उत्तरी को भूल जाना है एक बार। पश्चिमी इसमें मुख्य है, इसमें पूर्वी मुख्य है। और कंफ्यूजन जहां होता है वो पश्चिम और पूर्व के मध्य ही होगा। यहाँ उत्तर दे रखा है तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों के। इसलिए ये चीज इसी तरीके से याद रखी जाए माय लॉर्ड, ठीक है? ये ध्यान रखना, आप लोगों को तरीका बता दिया है। अब ले ओ बेटा स्क्रीनशॉट, यूं बढ़िया तरीको नहीं हो सके। चलो आगे बढ़े। देखो अब इसमें भी जो है अपन व्यवस्थित तरीके से एक बार इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। अब क्या पूछा है कि क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है? तो 6.89%। स्पेशली याद रखो पॉइंट के अंदर। जनसंख्या प्रतिशत, यहां राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। कितनी जनसंख्या निवास करती है? 11%। एसएसटी की वन लाइनर नहीं आएगी बेटा, दे रखी है बुक आपको, डिस्क्रिप्टिव किताब दे रखी है, वन लाइनर नहीं आएगी, मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है? अब मत करना कॉपी पेस्ट। वर्षा की मात्रा यहां पे क्या गणी है? मोगली। वर्षा की मात्रा क्या बहुत बहुत होती है, बहुत नहीं बताना है। यहां आप लोगों को बताना है 80 से 100 सेंटीमीटर औसतन, क्योंकि यह औसत में पूछी जाती है। ढलान यहां पे दक्षिण से शुरू करो, चंबल नदी को ध्यान में रखो, दक्षिण से उत्तर पूर्व की। और मिट्टी कैसी है बताओ? हाँ हो रो प्रश्न, काली है, जिसको बोलते हैं वर्टिसॉल्स। क्या बोलते हैं? वर्टिसॉल्स। ये याद रखना, ऐसे नाम पूछते हैं वर्टिसॉल्स, या फिर इसे रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। इसे क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी। और काली किस लिए? ध्यान रखना, बेसाल्ट की प्रधानता है यहाँ, बेसाल्ट की प्रधानता, इसके कारण, बेसाल्ट की प्रधानता के कारण है। जलवायु कैसी है बेटा बताओ? देखें जलवायु कैसी है। वैसे तो कह दोगे कि अति आर्द्र, लेकिन यहां पे एक शब्द लिखना, उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र लिखना। क्योंकि पठारी भूभाग के अंदर अपन वैसे स्पेशली कोटा, बूंदी, महाराज, झालावाड़ को ही ध्यान रखते हैं, लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा का भी क्षेत्र इसके अंदर आता है पठारी भूभाग में। तो डूंगरपुर की, स्पेशली डूंगरपुर बांसवाड़ा की जलवायु देखोगे तो उष्ण जलवायु है। डूंगरपुर बांसवाड़ा की जलवायु कैसी है? उष्ण जलवायु है। इसलिए अपने को यह चीज स्पेशली इसी तरीके से ध्यान में रखनी है। और मुख्य फसलें यहाँ पे कौन सी पाई जाती है बताओ? देखें यहाँ पे मुख्य फसलें अपने को काली मिट्टी को ध्यान में रखते हुए बतानी है, ठीक है? कि काली मिट्टी में क्या क्या हो सकती है। तो काली मिट्टी में सबसे बढ़िया तो ध्यान रखो कपास, ठीक है, और सोयाबीन, और सोयाबीन, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। क्योंकि ये जो है ना, ये इनको जो है नाइट्रोजन की प्रधानता चाहिए, और नाइट्रोजन की प्रधानता के कारण ये यहाँ पे बढ़िया होती है ये फसलें, ठीक है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पठारी क्षेत्र की पहाड़ियों की आकृतियां, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुंडलाकार, घोड़े के नाल के आकार की, हॉर्स शू टाइप पहाड़ियां सभी बता दी थी, भूसाकार वगैरह सब। अब यहाँ पे स्पेशली अपन पठारी क्षेत्र की पहाड़ियों के आकार देख लेते हैं। देखो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहां पाई जाती? मुकुंदवाड़ा, कोटा, बूंदी के अंदर, घोड़े के नाल के समान। अब घोड़े की नाल कैसी होती है? घोड़े की नाल होती है ऐसी, यहाँ वह घोड़े की नाल, और ऐसे कील ठोकी जाती है बीच बीच में, ठीक है? ऐसी पहाड़ियां होती है। वो कहाँ है? वो रामगढ़ बारा के अंदर, स्पेशली रामगढ़ को पूछते हैं, ठीक है? कुंडलाकार कैसी होती है? अब ये कोटा के आसपास, या कह सकते हो आप कोटा के चारों ओर, या कह सकते हो कोटा के चारों ओर। अब कुंडल कैसे होते हैं? कानों के कुंडल कर्ण से मांगे गए थे दान में, दानवीर कर्ण कहते हैं ना, तो कानों के कुंडल मांगे थे। तो कुंडलाकार में आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, ये जो है गोलाई इसकी ज्यादा हो जाती है, कुंडलाकार इस तरीके से। घोड़े की नाल की तो देखो ऊपर से ऐसे खुली रहेगी, लेकिन कुंडलाकार जो है वो इस तरीके से रहेगी। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे ये आकृतियां। अब ये जो है ना, ये घोड़े के नाल के समान जो आकृति है, इसको एग्जामिनर इस नाम से भी पूछता है, हॉर्स शू टाइप ऐसे लिख देता है। इंग्लिश में भी लिखा मिले तो कोई दिक्कत नहीं, तो हॉर्स शू टाइप वगैरह इस तरीके से भी पूछते हैं। सर्पाकार सेंद्रा के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे मेन है जो एग्जामिनर के
नजरों में सबसे ज्यादा रहता है और सबसे फेवरेट यहां से प्रश्न बनाए जाते हैं। ये राजस्थान के प्रमुख पठार है जो आपको जीजीडी फैक्ट के माध्यम से भी दिए थे, ध्यान से देख लेना, यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे ऊंचा पठार पूछे। आप देखो अपन ने यहाँ पे पठारी क्षेत्र पढ़ा, इसके भूभाग का विभाजन देखा, तो यहाँ पे मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां देखी, डग गंगाधार और शाहबाद देखा है। यानी कि अपन ने क्या देखा है, अपन ने दक्षिण पूर्वी पठार देखा है। क्या देखा है? दक्षिण पूर्वी पठार। लेकिन पठारी भूभाग में सबसे ऊंचा पठार तो सिरोही के अंदर है, वो भी दो सबसे ऊंचे पठार है सिरोही में। बैथोलित चट्टाने और है, बैथोलित आकृतियां ज्वालामुखी क्रिया से बनती है। मैंने ज्वालामुखी भी पढ़ा रखे हैं अपने इसी चैनल पे, सर्च करके देख लेना। ठीक है, बैथोलित, फैथोलित, बैकोलित, बहुत सारी आकृतियां बनती है। तो ये जो है ऊड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ऐसा देखने में प्रतीत होता है जैसे कि उड़ रहा है, इतना ऊंचा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऊड़िया का पठार। 1360 मीटर ऊंचा है। एक बार प्रश्न पूछा कि आबू के पठार से कितना ऊंचा है, तो आबू का पठार है 1200 मीटर और उससे 160 मीटर ऊंचा है। मतलब एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछता है, उसके पास में ज्यादा प्रश्न बनाने को है नहीं वैसे। और राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, भोराट का पठार आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने मैप पर समझा रखा है अपने इसी एकलव्य बैच की क्लास में। भोराट और भोमट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, कौन सा उत्तर में, कौन सा दक्षिण में, वो भी आप लोगों को बताया था। तो ये ध्यान रखना है अपने को। ये कहा है गोगुंदा से कुंभलगढ़, यानी कि आप क्या कह सकते हो, ये है उदयपुर। ठीक है, और राजसमंद के मध्य है। राजसमंद, कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद, उदयपुर के मध्य है। ये पूछा था एक बार कि भोराट के पठार की ऊंचाई कितनी है, तो टावर 1225 मीटर है, किलोमीटर नहीं, 1225 मीटर है। ये पूछा गया प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है। और क्या पूछ सकते हैं भोराट के पठार से? ये तीन बातें पूछ सकते हैं। राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, और सबसे ऊंची चोटी इसकी जरगा पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जरगा पर्वत है। अब अपन ने ये तो गुरु से जरा दिल लगा के आशा रखो, ये भी पढ़ा था, गुरु से जरा दिल लगा के आशा। वहां पे जो है पर्वत चोटी पड़ी थी अपन ने। अब यहाँ पे यदि आप लोगों को ध्यान रखें, देखो तीसरा सबसे ऊंचा पठार आबू का है, यानी कि सबसे ऊंचे पठारों के अंदर टॉप तीन के अंदर से दो जो है माउंट अपने सिरोही के अंदर है। अब इसमें मान लो कि ये प्रश्न भी नहीं पूछे और एग्जामिनर को कोई नया ही पूछना हो, तो क्या पूछेगा? तो बता दूं क्या आपको? है एग्जामिनर देगी तो बता दे दे, प्रश्न दे तो बढ़िया, ये अपार दे क्यों तो की दिक्कत नहीं है। इसके अंदर पूछेगा कि बोराट के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना सायरा पर्वत। ठीक है, दूसरी ऊंची चोटी सायरा, ये है 900 मीटर, ये है 900 मीटर, और ये है 800। अभी कितने हो गए रे अपने सब्सक्राइबर? 835 हो गए ना, याद भी नहीं है। देखो पढ़ाई पे तुम्हारा ध्यान रहता है। ये उस समय दिया था जब 572 के सब्सक्राइबर थे, तब ये फैक्ट दिया था। ठीक है, अपने इसी साल 1 मिलियन हो जाएंगे कि नहीं होंगे? अभी चल रहा है जुलाई, हो जाएंगे मेरे ख्याल से, तो हो जाने चाहिए। बाकी आप लोगों का प्रेम रहे तो क्या पता 1 महीने में हो जाए, बाकी मुश्किल है 1 महीने में तो होना। क्योंकि देखो 835 के बच्चे हैं, 1 लाख बच्चे तो एकलव्य क्लास की, एकलव्य बैच की क्लास रोज देखते हैं। यदि सोचो 1 लाख बच्चे ही एक बच्चे को शेयर करें जो रोज देखते हैं क्लास, एक्टिव ऑडियंस, तो 1 लाख तो मतलब अपने हो जाना चाहिए 2 दिन के अंदर है। सिर्फ टारगेट कितना है? एक बच्चे का टारगेट 1 सब्सक्राइबर। क्या लो गुरुजी आप हमारे लिए ये करो, हम आपके लिए ये करते हैं, तो मतलब क्रांति आ जाए, फिर तो हमारे अंदर इतना जोश आ जाए कि बस फिर देखने का ही काम नहीं। समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो? तो यही काम है। अब एक बच्चा एक की मदद नहीं कर सकता, तो बताइए क्या किया जाए आप लोगों के लिए? ठीक है, ठीक था ब्रो, बढ़ा आगे। देखो अब आबू का पठार। आबू का मतलब क्या है पता है? आबू रोड है, ये एक शहर है। ठीक है, और अब आबू रोड, इस आबू के नाम से आबू रोड हो गया। ये कहां है? सिरोही के अंदर, 1200 मीटर ऊंचा है। और आबू का पठार बैथोलित संरचना का उदाहरण है, ध्यान रखना। बैथोलित का मतलब होता है ज्वालामुखी क्रिया, ये ध्यान रख ले, लिख लेना, ज्वालामुखी क्रिया। और क्या ध्यान रखोगे? स्थलाकृति की दृष्टि से इस पठार को इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है। इंसेलबर्ग का मतलब होता है द्वीपीय पर्वत। क्या होता है? द्वीपीय पर्वत, यानी कि
मरुस्थली भूमि होती है तो वहां पे जैसे कि रेत हट जाए और पीछे जो है अपने कुछ आकृतियां बचती है तो वो इंसेलबर्ग कहलाती है। आप इसको इस तरीके से और अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि अपने घरों में फ्रिज होते हैं और फ्रीजर होते हैं बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं तो उसमें नुकीली नुमा ऐसे बर्फ लटकने लगती है। वही चीज यदि जमीन पे बनती है चट्टानों के माध्यम से तो वो इंसेलबर्ग की श्रेणी में आती है, यानी उठी हुई चीजें होती है। ये ध्यान रख सकते हो। मेसा का पठार, मेसा का मतलब होता है तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा, यानी कि मेसा कह सकते हैं एक प्लेट जैसा समतल होता है ऊपर, ऐसा समतल है इसीलिए तो इस पे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कोई छोटा मोटा दुर्ग नहीं है बेटा, वो तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग में 50,000 लोग रह सकते हैं। यानी कि ये पठार देख लो ये कितना चौड़ा होगा पठार, है ना। तो ये जो है आप लोगों को 620 भी लिखा मिलेगा और 640 मीटर भी लिखा मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, दोनों ही सही है। चित्तौड़ दुर्ग इसी पठार पर है। लसाड़िया का पठार ये सलूमर जिले में पड़ता है और जयसमंद झील के पूर्वी दिशा में, पूर्वी भाग में, ये दिशा ध्यान में रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये सर्वाधिक कटा फटा है, या फिर इसको, इस कटे फटे को और क्या कह सकते हैं, विच्छेदित पठार, या सबसे ज्यादा विच्छेदित पठार भी इसको कहा जाता है। ठीक है। ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार है आप लोगों के बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक, और इसको भी आप लोगों को बताया हुआ। ऊपरमाल नाम कैसे पड़ा, के माल क्षेत्र बोलते थे पठारी भाग को, और ऊंचा उठा हुआ था कि ऊपर उठा हुआ है तो इसका नाम ऊपरमाल हो गया। ठीक है। हाँ क्या सर आवाज नहीं आ रही, तो बेटा कान कान साफ कराना पड़े, क्योंकि माइक साफ है, गलो साफ है और आवाज बाकी तक पहुंच रही है। तो यानी कि पूनम खटीक जी ईएनटी डॉक्टर को बताया जाए, यही परामर्श देना चाहूंगा मैं। और यदि ये सुनाई दे रहा है तो यानी कि आपके कान ओके हैं। चलिए, बोमट का पठार। अब देखो बोराट का पठार और बोमट के पठार में आप लोगों को अंतर मैंने बता दिया था। बोराट का पठार रा आ रहा है बीच में, यानी राजसमंद आएगा, राजसमंद और उदयपुर के मध्य, और फिर जो है अपने ये आ जाएगा आप लोगों के उदयपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर दे रखा है, उदयपुर भी लिखना कॉलम में, उदयपुर भी लिखना। ठीक है। तो ये आएगा बोमट का पठार दक्षिण में जाता है और बोराट का पठार इसके उत्तर में रहता है। ठीक है। बोराट का पठार उत्तर में रहता है। मानदेसरा का पठार ये भी चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मानदेसरा का पठार भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। एक देखो मेरे को एक चीज याद आ रही है, एक मैंने पढ़ी थी तो उसको लिख लेना, धौसी की पहाड़ी। कई बार क्या है चीजें, ये मेरे को अरावली पढ़ाई तब भी याद थी, बताना था लेकिन भूल गया। धौसी की पहाड़ी ये लिख लेना कि अरावली का अंतिम छोर है ऊपर की तरफ, अरावली का अंतिम छोर है, इसको क्या कह सकते हो, अरावली का अंतिम छोर। कई टावर था ध्यान है, पेड कोर्स लियोड़ा वो भी चेक करने आएगा, हमारे पेड कोर्स में पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट उससे बेस्ट पढ़ा रहे हैं सर के नहीं। फिर देखते हैं कि हमको यार पेड कोर्स में लिखाया बहुत सारा लेकिन काम की चीज बहुत कम लग रही है उसमें। यहाँ पे तो मतलब जो लिखा रहा है वही काम की, और ऐसा लग रहा है कि डिटेल भी फुल है और ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट भी है। और एग्जाम में प्रश्न बनते तो बाहर नहीं जाते, साला करे तो करे क्या, पैसा साला गलत जगह लगा दिया। ऐसे कई जने विद्यार्थी चेक करने आते हैं, क्योंकि भाई पढ़ने के लिए कौन मना करता है, पैसे माँ बाप भी देते पढ़ने के लिए, कर्जा करके भी देते, पढ़ बेटा तू नौकरी लग। और उसके बाद में मतलब पैसा तो कर लगा दिया है, पर साला क्या लग रहा है ऐसे है कि साला गलत जगह तो पैसा नहीं लगा दिया गया, यहाँ सर फ्री में इतना मतलब करवा रहे हैं इनको, और हमें साला वहां पे पैसा लेके भी ढंग से नहीं करवा रहे, और ज्यादा लिखा रहे हैं तो भी शंका हो रही है अंदर कि ज्यादा क्यों लिखा रहे हैं, कम लिखा रहे तो भी शंका हो रही, करे तो करे क्या। तो आखिर में बच्चे जो है पेड कोर्स लेने के बाद भी संतुष्टि के लिए यहाँ अपने जीजीडी प्लेटफॉर्म पे आ ही जाते हैं कि एक बार राउंड मारे ना आ ही जाओ। ठीक है। क्या वहां कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो लिख लेंगे, और नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है क्या अपने। तो आप लोग कुल मिलाकर जो यहाँ से नियमित पढ़ रहे हो फायदे में हो, है ना, फायदे में हो। ये बैच पूरा होते होते पंडित बन जाओगे आप लोग इसमें, जीके में मेरी जगह ले सकते हो, फिर पढ़ा सकते हो आप। ठीक है। चलो, क्रास्का और कांकनवाड़ी का पठार ये है आप लोगों के अलवर में। सर इसका जो अभ्यारण्य है ना वो इसी पठारी क्षेत्र के अंदर स्थित है। ठीक है। सर इसका अभ्यारण्य इसी पठारी क्षेत्र में बना हुआ है। ठीक। तो आप लोग ये ध्यान रखियो सारा का सारा पठार। ठीक है। अब ले स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। एक चित्तौड़ का एक और पठार यदि लिखना चाहो तो लिख लेना, अपने उसका नाम है धोराजी का पठार, चित्तौड़ के अंदर ही। ठीक है। एक और क्या लिखोगे, या अलग से लिखा देता हूं,
ये कहाँ है? चित्तौड़। अब मान लो किसी को ये दोषी की पहाड़ी नहीं लिखाई, तो कहे यार हमें तो लिखा ही नहीं, सर ने लिखा दी, ये भी समस्या। और लिखाई अगर किसी को पेड कोर्स में, तो फिर ये समस्या कि सर ने नहीं लिखाई, यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं होगी, हमें साला क्यों लिखाई है। तो बहुत सारी समस्या है जीवन में। जीवन में यदि कुछ है तो भी समस्या है, कुछ नहीं है तो भी समस्या है, ठीक है। और समस्याओं का से निजात पाना यानी कि संतुष्टि प्राप्त करनी है, तो फिर वो जीडी है। चलो, तो ये ध्यान रखना, दोराजी का पठार भी आपको ध्यान में रखना है। ले बेटा, स्क्रीनशॉट ले सको। चलो, अब आते हैं अपन प्रश्नोत्तरी पे। क्या भाई, अब अपन ने पढ़ लिया है ये टॉपिक पूरी तरीके से, अब प्रश्न देख लेते हैं कि अपने प्रश्न बन रहे हैं कैसे। और आप लोगों के चतुश्रेणी वाले तो नीला लहर हो जाएगी, रेड थर्ड वालों के भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों को जो मैं प्रश्न बता रहा हूं ना, वो ही छप जाएंगे इनमें से, ठीक है। देखो क्या है, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करने वाला यानी कि बीच में क्षेत्र कौन सा आएगा? मेरवाड़ आएगा। कौन सा आएगा आप लोगों के? मेरवाड़ा आएगा। तो यहां ध्यान रखना, मेरवाड़ा की पहाड़ियां आप लोगों के इसमें उत्तर आएगा। नेक्स्ट देखो, सलुम्बर से जयसमंद झील तक विस्तृत, यानी कि सलुम्बर जिला और जयसमंद झील। तो अभी आप लोगों को बताया सर्वाधिक कटाफटा और विच्छेदित पठार कौन सा है? लसाड़िया का पठार, सही है उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, पीडमांत का मैदान किस नदी बेसिन में है? अब पीडमांत का मैदान आप लोगों को मैंने क्या बताया कि राजसमंद में है। कहां है? राजसमंद। और राजसमंद कौन सी नदी बेसिन क्षेत्र का हिस्सा है? तो राजसमंद है आप लोगों के बनास नदी बेसिन क्षेत्र का हिस्सा। प्रश्न बनाने को एग्जामिनर से भी बना सकता है कि पीडमांत के पठारी क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो भूरी मिट्टी, क्योंकि बनास नदी के जो क्षेत्र है वो भूरी मिट्टी वाला क्षेत्र है, तो कैसे भी बड़े अपने गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है? क्या पूछा है? खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। अब यहाँ पे यदि जिला पूछते, मेरी बात को समझना, यहाँ पे यदि जिला पूछते तो आप श्री गंगानगर करके आते, लेकिन क्या पूछा? कौन सा भौतिक प्रदेश, यानी कि पूरा भौतिक प्रदेश पूछा है, तो मैदानी क्षेत्र है, तो क्या आएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश आएगा। क्या आएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखो, माल खेराड़ का पठार, क्या पूछा है? माल खेराड़। अब इतो तो थे भूलो ही कौन, क्योंकि खेराड़ अलग बता दियो, माल खेराड़ अलग बता दियो। अब बताओ माल खेराड़ में कौन सा आएगा? सरिस्का, गोगुना, कुमलगढ़, ये, या मालपुरा से जहाजपुर? तो जहाजपुर से मालपुरा कह दो या मालपुरा से जहाजपुर कह दो। चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर है? अब तुम्हें तो ऊंचाई भी याद होनी चाहिए, 620 या 640 मीटर बताया सर ने। और ये कैसा है? मेसा का पठार है। ये कैसा, ये कौन सा है? मेसा का पठार। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है? अब बताओ, गोगुंदा यानी उदयपुर, कुंभलगढ़ यानी राजसमंद, तो ये क्या कहलाएगा? रा यानी राठ, राठ यानी बोराट, और याद ही वही डाबरो, ठीक है, बोराट का पठार। नेक्स्ट देखो, महान सीमांत भ्रंश आया प्रश्न, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जिसे कहा जाता है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, यानी कौन से जिलों में? तो इसका विस्तार है सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, ठीक है। ये संक्रांति प्रदेश के अंदर पड़ता है। ये कैसे पड़ता है? संक्रांति प्रदेश के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट देखो, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां निम्नलिखित में से कहां पाई जाती है? बताओ। देखें, अर्धचंद्राकार आप लोगों को बता दी, इनमें से कहां मैच हो रही है? कोटा, बूंदी और झालावाड़, कोटा, बूंदी और झालावाड़। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने वाली कड़ी अर्थात अरावली और विंध्याचल के मध्य स्थित भाग कौन सा है? तो पठारी भूभाग है। कौन सा है? हाडोती प्रदेश, ठीक है, क्योंकि इसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ विशेष रूप से आते हैं, तो ये आएगा आप लोगों के हाडोती प्रदेश। क्या पूछा है यहाँ? अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य संक्रांति प्रदेश के अंदर आता है, ये आपके हाडोती प्रदेश आएगा। नेक्स्ट देखो, अपने बैसरोडगढ़ से बिजोलिया तक, बैसरोडगढ़ से बिजोलिया तक कौन सा पठार है? तो ये आ गया ऊपरमाल का पठार। कौन सा? ऊपरमाल। और इसी के साथ ये रही आप लोगों के वे चीजें जो विद्यार्थियों के नोट्स बनाने तक की शंका को समाप्त कर चुकी है, और ये क्लास भी अपनी अब समाप्त हो चुकी है। तो बढ़िया तरीके से मैंने क्या कहा आप लोगों को, यदि 1 लाख बच्चे तो ये एकलव्य बैच की क्लास रोज देखते हैं लगभग, ये 1 लाख बच्चे एक एक सदस्य को भी जोड़े तो अपना परिवार बहुत जल्द 1 मिलियन का हो जाएगा। और ये टारगेट अब मेरा नहीं, आप लोगों का है। मेरा टारगेट तो है कि बच्चों को डेली बेस्ट से बेस्ट क्लास देनी है, बच्चों को बेस्ट लेखनी वाली पुस्तकें देनी है, और बच्चों को बहुत कम कीमत पे सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज देनी है। तो
तो मैं मेरे टारगेट के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड हूं। आप लोगों का टारगेट है कि अपना ये जीजीडी परिवार है ये बहुत जल्द 1 मिलियन एम लगना चाहिए और अपना गोल्डन बटन आना चाहिए। तो ये टारगेट आप लोगों का है, जितने जल्दी पूरा होगा तो आपका ही जो है साथ है भैया, आप लोगों के भरोसे ही है हम। तो चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही, अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।